अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर द कम्युनिटी लेवल जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में लेवल आता है वो है बायोस्फीयर लेवल। स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज़ द टर्म बायोस्फीयर? याद रखना है आप लोगों ने, बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ। याद रखना है, ज़मीन का एक हिस्सा होता है और वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रह रहे होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म का वहाँ हैबिटेट होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज़ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। मीन्स के वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रह रहे होते हैं। इनहेबिट मीन्स वहाँ पर उनकी रिहाइश होती है, वहीं से उनको खाना मिलता है, वहीं पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को लेकर चलते हैं, वहीं पर उनकी डेथ होती है एट्सेट्रा। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिस एरिया में रह रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। स्टूडेंट्स याद रखना है, ये कोई ज़मीन भी हो सकता है, लैंड का हिस्सा भी हो सकता है, इट मे बी इन वाटर। जैसे हम फिशेस की बात करें तो उनका हैबिटेट क्या है? वाटर है। तो ये हमारे पास कोई फॉरेस्ट भी हो सकता है, डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी हमारे पास जो है बायोस्फीयर ये पूरा बन सकता है। तो याद रखना है कि अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जोन ऑफ लाइफ की ज़िंदगी का एक हिस्सा, ठीक है। कहाँ पर? ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी का जो हिस्सा होता है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इसमें सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। इकोसिस्टम मीन इसके अंदर हमारे पास जो है वो एरियाज़, ठीक है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी रह रहे होते हैं और वो नॉन लिविंग फैक्टर से भी उनका क्या होता है? ताल्लुक़ होता है। जैसे अगर प्लांट एक जगह पर रह रहा है तो वो सॉइल से पानी ले रहा है, तो प्लांट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म एंड वाटर इज़ द नॉन लिविंग थिंग। तो इसीलिए अब हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इको सिस्टम। ये पूरा सिस्टम बन जाता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं और वो आपस में सारा इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? बायोस्फीयर लेवल। और यहीं पर आकर जो है वो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है कि ये सबसे हाईएस्ट हमारे पास हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फार टिल द लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सारी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी लाइफ की, जो कि सारे लेवल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। स्टूडेंट्स अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो थोड़ी सी अलग होती है। तो अगर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेली, देन सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। तब आपने जो है वो वाला बताना है। बट अगर स्टूडेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हमने पढ़ा है कि ज़िंदगी किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है। अब स्टूडेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखना है कि सेल्स किस तरह अरेंज्ड हैं। हाउ आर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड? सेल्स जो है वो किस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमने सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको मेन 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। ये किंगडम्स आप डिटेल में इनके बारे में 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी में 5 किंगडम्स के बारे में। तो हमने जो है वो सब आप लोग बस ये याद रख लो कि हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को 5 मेजर ग्रुप्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। और उन मेजर ग्रुप को हम कहते हैं इट्स किंगडम, पूरा एक किंगडम बना दिया हमने। स्टूडेंट्स अब वो 5 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो 5 मेजर ग्रुप्स हमारे पास, सबसे पहला जो ग्रुप है जो मोनरा है, मोनेरा उसको कहते हैं, और वो प्रोकैरियोट्स का ग्रुप है। मीन्स पुराने सेल। प्रोकैरियोट, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड प्रो मीन्स बिफोर, दे डिडंट हैव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। और इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रोकैरियोट्स मीन्स, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स nucleus. So these are organisms that don't have nucleus. इनके सेल्स के दरमियान में न्यूक्लियस जो ऑर्गेनेली है ये मौजूद नहीं होती है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? आप लोगों के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है, बैक्टीरिया। आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया आपने सुना हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे पास 4 ग्रुप्स बाकी हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोटिस्ट, ये आप लोगों के लिए शायद न्यू नाम्स हों। फंजाई, प्लांट्स, ये आप लोगों को पता होगा प्लांट्स, और
एनिमल्स। स्टूडेंट्स फंजाई आपने देखी भी हुई है, जो ब्रेड्स पर अक्सर लग जाती है, ब्रेड्स ख़राब हो जाती हैं, फंगस होती है। स्टूडेंट्स अगर इस बेस पर हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स देखें, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग अगर टाइप्स ऑफ सेल्स देखें कि हमारे पास कितने टाइप्स के सेल्स हैं, तो वो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास ये होते हैं जिनका मैंने आपको बताया, विच आर प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और जो इसके ऑपोजिट होंगे वो होते हैं यूकैरियोट्स, दीज आर एडवांस्ड सेल्स, और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। बाकी ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में जो है वो डिस्कस करेंगे। खैर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी मैंने क्या बताया है कि हमने जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब की है, तो हमने सेल्स को, ठीक है, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन की है, तो हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 किंगडम्स में क्या किया है, डिवाइड किया। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स वो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है, मैं आपको सेल की टाइप बता रही हूँ। ये एक सेल होता है, ये एक ऐसे सेल है जिसके अंदर बीच में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उसका डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है, ऐसे। बट यूकैरियोट्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर पहले न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर फिर डीएनए होता है। स्टूडेंट्स देखें कितना मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसका डीएनए ऐसे ही किस में है, साइटोप्लाज्म में है। तो ये दो तरह के हमारे पास क्या हैं, सेल्स हैं। स्टूडेंट्स अगर हम लोग आए टूवर्ड्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल को ऑर्गेनाइज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स हम लोग एक सेल को देखेंगे जो किस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहा है, इट इज़ फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिस्ट of only one cell। ऑर्गेनिज्म की जब पूरी बॉडी होती है, ओनली वन सेल मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही पूरी उसकी इंटायर लाइफ कैरी करता है। जितने भी उसके प्रोसेसेस होंगे वो सिर्फ एक ही सेल कर रहा होता है। तो ये सिंपलेस्ट हमारे पास क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सिर्फ एक सेल है और वही एक सेल क्या कर रहा है, सारे ज़िंदगी के वाइटल और काम कर रहा है, वही फूड बना रहा है, वही रिस्पायरेशन कर रहा है एक सेल, वही रिप्रोड्यूस कर रहा है एक सेल। तो एक ही सेल जो है वो सारे काम कर रहा होता है। आपने जिसमें एग्जाम्पल कोट करनी है वो एग्जांपल्स हमारे पास हैं एमीबा। एमीबा इज़ शेपलेस, इसकी कोई शेप नहीं होती है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोट है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये यूकैरियोट है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो इसके वेरियस होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसको एक ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने, इसका स्ट्रक्चर जो है वो फूट लाइक होता है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये हमारे पास पैरामीशियम है, इसके पास भी सारे ऑर्गेनेलिज होती हैं जो इसके वाइटल फंक्शंस के लिए चाहिए होती हैं। ये मैंने अमीबा की फिगर ड्रॉ की थी। और जो लास्ट ऑर्गेनेली हमारे जो लास्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे तो बहुत हैं टाइप्स, बट हम लोग जो है वो सिर्फ कुछ कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास इसका ये फ्लैजिला होता है जिसकी वजह से ये मूव करता है, ये यूग्लिन है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी। तो ये सिर्फ अब एक ही सेल है और एक ही सेल जो है वो अपने सारे वाइटल काम जो है वो कर रहा होता है। मतलब यही अपने फूड वगैरह बनाएंगे अगर ये ऑटोट्रॉफिक हैं, और यही अपने सारे काम करेंगे।